हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। प्रकाशर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी की आरोह भाग 2 जो पुस्तक है उसका तीसरा चैप्टर है कुंवर नारायण। दो चैप्टर हैं जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड चैप्टर है कुंवर नारायण का, जिसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियोज़ को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य अपने से कॉन्टैक्ट जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास, विद्यार्थी हैं उनके पास सेंड करें ताकि निःशुल्क कक्षाओं का सभी को फ़ायदा हो सके। कुंवर नारायण का कवि परिचय हम प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता में नागर संवेदना को अभिव्यक्ति देने वालों में कुंवर नारायण का विशिष्ट स्थान है। इनका जन्म 1927 में फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। यायावरी प्रवृत्ति होने के कारण, यायावरी प्रवृत्ति होती है जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, घूमते रहते हैं, तो कुंवर नारायण भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, घूमते रहते थे। इसलिए पोलैंड, रूस, चीन आदि देशों की यात्रा इन्होंने की, जिससे इनको अनेक अनुभव प्राप्त हुए। 1950 के आसपास इन्होंने काव्य लेखन प्रारंभ किया। लंबे समय तक युग चेतना पत्रिका से जुड़े रहे। कुंवर नारायण के 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं: चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, और चौथा है इन दिनों। नचिकेता की पौराणिक कथा पर इन्होंने आत्मजयी प्रबंध काव्य की रचना की थी। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले इनका एक समीक्षा ग्रंथ है। कुंवर नारायण की कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम है, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन और भावगत सहज सौंदर्य भी विद्यमान है, उपस्थित है। इस कारण इनकी रचनाएं बहुआयामी हैं, विचार पक्ष से समन्वित हैं। इनका शिल्प सौंदर्य बिंब, प्रतीक, अलंकार आदि से मंडित है। इनकी 2 कविता अपनी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई है। उनके परिचय के रूप में अध्ययन करते हैं। पाठ में कुंवर नारायण की 2 कविताएं सम्मिलित की गई हैं। इन दिनों काव्य संग्रह से संकलित कविता है। कविता के बहाने में बताया गया है कि आज यांत्रिकता के दबाव के कारण, मशीनी युग के दबाव के कारण कविता का अस्तित्व मिट सकता है। ऐसे में प्रस्तुत कविता लेखन की अपार संभावनाओं को समझने का अवसर देती है। कवि का मानना है कि ये ऐसी यात्रा का वर्णन है जो चिड़िया, फूल से लेकर के बच्चे तक की यात्रा है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए सीमाबद्ध हैं, सीमाओं से बंधे हुए हैं, जबकि कविता का क्षेत्र असीम है। कविता के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होती है। रचनात्मक ऊर्जा होने से कविता में सीमाओं के बंधन स्वयं टूट जाते हैं। अतः कविता का क्षेत्र अति व्यापक है, बहुत विशाल है। तो इनकी पहली जो कविता अपनी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई है, कविता के बहाने, जो कि इनकी काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। और इसमें इन्होंने बताया कि मशीनी युग के कारण, यांत्रिकता के कारण कविता का जो अस्तित्व है वो मिटता हुआ जा रहा है। कविता के लेखन करने की जो अपार संभावनाएं हैं उनके बारे में इन्होंने इस कविता में बताने की कोशिश की है। इस कविता में इन्होंने चिड़िया और फूल की उड़ान के बारे में बताया है कि सीमाबद्ध होते हैं, लेकिन कविता का जो क्षेत्र होता है वो असीम होता है। कविता का कोई क्षेत्र नहीं होता है। यदि कहीं पर कविता रचने की रचनात्मक ऊर्जा होती है तो कविता की सीमा के जो बंधन होते हैं वो अपने आप ही टूट जाते हैं। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, शीर्षक से संकलित है। और इस कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की है।
कवि कहता है कि हमें सीधी सरल बात को बिना पेंच फंसाए सीधे सरल शब्दों में कहने का प्रयास करना चाहिए। भाषा के फेर में पढ़ने से बात स्पष्ट नहीं होती है, कविता में जटिलता आ जाती है, अभिव्यक्ति में उलझन आ जाता है। अतएव अच्छी कविता के लिए शब्दों का चयन, भाषागत प्रयोग सहज होना नितांत अपेक्षित है। नितांत का अर्थ होता है पूरी तरह से, तभी हम कविता के द्वारा सीधी बात कह सकते हैं। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। इसमें इन्होंने बताया है कि हमारे मन में जो सीधी सरल बात होती है उसको भाषा के चक्कर में नहीं उलझाना चाहिए, बल्कि उसको सरल शब्दों और सरल भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहिए, ताकि हम अपनी सीधी सरल बात को सीधी सरल भाषा में अभिव्यक्त कर सकें। पहली कविता है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो एक काव्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित काव्य संग्रह इंद्रनों की कविता के बहाने से लिया गया है। चिड़िया को माध्यम बनाकर के कवि ने कविता के अस्तित्व पर अपनी बात रखी है। इस पद की व्याख्या है, कवि बताता है कि कविता कल्पना की मोहक बहुत ही सुंदर उड़ान होती है। वह चिड़िया की उड़ान के समान नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है, उसमें नए नए भाव एवं विचार आते हैं। कविता की उड़ान असीमित होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। चिड़िया बाहर भीतर इस घर से उस घर तक उड़ करके आती जाती रहती है, जबकि कविता को कल्पनाओं के से पंख लगे रहते हैं, कल्पना रूपी पंख लगे रहते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है। चिड़िया अपनी सीमा में बंदी होने के कारण कविता की काल्पनिक उड़ान को नहीं जान पाती है। आशय है कि पक्षी की उड़ान सीमित है, परंतु कविता का क्षेत्र अति व्यापक एवं असीमित है। तो कवि ने चिड़िया के माध्यम से कविता के अस्तित्व को स्पष्ट किया है कि चिड़िया होती है वो उड़ान भर के एक घर से दूसरे घर यहाँ वहाँ उड़ती रहती है और आती जाती रहती है, लेकिन कविता जब कल्पना रूपी पंख लगा करके उड़ती है तो कविता पूरी सृष्टि में उड़ान भरती है। इस कारण से कविता की कोई सीमा नहीं होती है, अर्थात काल्पनिक जो कविता होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। पक्षी जो उड़ता है उसकी सीमा सीमित होती है, लेकिन कविता की सीमा सीमित नहीं होती है। विशेष कवि ने चिड़िया की उड़ान के बहाने कविता के असीमित क्षेत्र की व्याख्या की है। भाषा सरल, सहज व अर्थपूर्ण है। प्रतीकात्मक एवं सांकेतिक शब्दावली प्रस्तुत हुई है। इस कविता का दूसरा पद है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता के खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने की माने, फूल क्या जाने। ये पद्यांश कुंवर नारायण द्वारा रचित काव्य संग्रह इंद्रनों की कविता के बहाने से लिया गया है। इसमें कवि कविता की यात्रा पर प्रकाश डाल रहे हैं, जो चिड़िया से लेकर के फूलों तक है। कवि बताते हैं कि कविता भी खिलती है अपने भाव सौंदर्य को लेकर, जिस प्रकार फूल अपने रूप, रंग व खुशबू को लेकर खिलते हैं। फूलों का खिलना, उसका वातावरण को सुगंधित करना, फिर तय समय पर मुरझा जाना फूलों की प्रकृति व अवस्था को बताता है। लेकिन कविता फूलों की तरह खिलती तो है, पर उसकी तरह मुरझाती नहीं है। कविता अपने भावों के कारण, संदेश व प्रेरणा के कारण तथा अस्तित्व के कारण सदैव खिलती रहती है, हमेशा खिलती रहती है और विशेषताओं की सुगंध फैलाती रहती है। फूल कविता के खिलने का अर्थ नहीं जानता है। फूल से कविता में रंग आदि आते हैं, लेकिन दोनों का खिलना अलग अलग है। तो दूसरे पद में फूल और फूल की खुशबू के माध्यम से कविता के अस्तित्व को स्पष्ट कवि ने किया है और बताया कि जब
फूल खिलता है तो उसमें सुगंध आती है, उसकी सुगंध हमारे वातावरण में यहाँ वहाँ तक फैल जाती है, एक घर से दूसरे घर तक फैल जाती है। लेकिन फिर फूल जब मुरझा जाता है तो उसमें किसी प्रकार से कोई खुशबू नहीं आती है। कविता खिलती है, कविता खिलती है, लेकिन कभी मुरझाती नहीं है। वह अपने संदेश और अपने प्रेरणा के कारण हमेशा खिलती रहती है। उसकी सुगंध हमारे वातावरण में हमेशा हमेशा के लिए रहती है, कभी भी कविता मुरझाती नहीं है। अर्थात कविता में जो संदेश होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। विशेष कविता व फूल की तुलना प्रस्तुत की है। शांत रस है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। किसी प्रकार से कोई छंद इसमें नहीं है। सरल सहज खड़ी बोली, अनुप्रास और प्रश्न अलंकार है। तीसरा पद है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। माने का अर्थ होता है, माने यानी अर्थ। प्रस्तुत काव्यांश कुंवर नारायण द्वारा रचित काव्य संग्रह इन दिनों की कविता के बहाने से लिया गया है। और इस पद में कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान असीमित व कल्पनाओं की उड़ान बताया है कि जिस प्रकार से बच्चे असीमित और कल्पना के माध्यम से खेलते रहते हैं, उसी प्रकार से कविता भी कल्पना के माध्यम से उड़ान भरती है और उसका क्षेत्र असीमित होता है। व्याख्या है, कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानते हैं। जिस प्रकार बच्चे अपना खेल घर बार कहीं भी खेल लेते हैं, इस घर उस घर सभी घरों में खेलते हैं, उनके लिए अपने पराये छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता है, उसी तरह कविता भी बच्चों के खेल के समान अपने शब्दों से बाहरी व आंतरिक संसार को मनोभाव देती है, अपनी प्रेरणा देती है, अपना संदेश देती है। वह शब्दों के खेल द्वारा कहीं भी प्रकट हो जाती है, उसके लिए भी किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है। बच्चों की भावना के अनुरूप ही कविता की भावना भी सबके लिए समान होती है। तो कवि ने तीसरे पद में कविता के अस्तित्व को बच्चे के खेल के माध्यम से स्पष्ट किया है कि कविता भी बच्चों के खेल के समान है। बच्चे जब खेलते हैं तो किसी प्रकार से अपने घर दूसरे के घर छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उसी प्रकार से कविता भी अपने संदेश या अपनी प्रेरणा को सभी के सामने प्रकट करती है, अर्थात कभी भी अपने संदेश या प्रेरणा को किसी भेदभाव से प्रकट नहीं करती है, सभी को समान भाव से अपने संदेश देती है, अपनी प्रेरणा देती है। इसलिए कविता भी बच्चों के खेल के समान होती है। विशेष कविता की रचनात्मक व्यापकता को बच्चों के खेल व वृत्ति के बहाने प्रकट किया गया है। बच्चा व कवि एक समान होता है, कवि ने ऐसा बताया है। साहित्यिक खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद की प्रस्तुति सरल व सहज शब्दों के द्वारा व्यक्त हुई है। दूसरी कविता है, बात सीधी थी पर, कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई है। बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। चक्कर का अर्थ होता है प्रभाव या प्रसंग, पेचीदा यानी जटिल या कठिन। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं कि कविता बात सीधी थी पर से लिया गया है। और इसमें कवि ने भाषा की सहजता यानी सरलता की बात की है। कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह है कुंवर नारायण का, जिसे कविता अपनी पाठ्य पुस्तक में ली गई, जिसका नाम है बात सीधी थी पर का अर्थ होता है लेकिन। व्याख्या कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु उचित भाषा का प्रयोग करने से अर्थात भाषाई प्रभाव दिखाने के प्रयास से उसकी सरलता समाप्त हो गई। आशय यह है कि शब्द जाल में सरल भाषा भी जटिल हो गई, कहना मुश्किल हो गया।
कवि कहता है कि तब उस बात को कहने के लिए मैंने भाषा को अर्थात शब्दों को बदलने का प्रयास किया। भाषा को उल्टा पलटा, शब्दों को मैंने काट छाट करके आगे पीछे किया ताकि सीधी बात सरलता से व्यक्त हो सके, परंतु की कोशिश की या तो मेरे मन की बात सहजता से व्यक्त हो जाए या फिर भाषा के जंजाल से प्रभाव से छूटकर बाहर आ जाए। कवि कहता है इस पद में कि मेरे मन में एक सीधी सी सरल सी बात थी जिसको मैं कहना चाहता था, और उचित भाषा का प्रयोग करने के लिए, भाषा का प्रभाव दिखाने के लिए मैंने जब भाषा का प्रयोग किया तो उस बात की जो सरलता थी वो समाप्त हो गई। जो सीधी सरल बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, भाषा का प्रभाव दिखा करके मैं उसको कहना चाहता था, लेकिन भाषा के प्रभाव दिखाने के कारण उस भाषा की जो सरलता थी, उस भाषा उस बात की जो उस बात का जो संदेश था, सरल संदेश था, वो नष्ट हो गया। शब्द जाल के अंदर वो बात जटिल हो गई। अब उसको मैं प्रकट नहीं कर पा रहा था, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था। इस कारण से मैंने भाषा के अंदर जो शब्द होते हैं उनको बदलने की कोशिश की। भाषा को थोड़ा सा मैंने उल्टा पलटा, शब्दों में काट छाट की, आगे पीछे उनको किया। मैंने कोशिश की थी कि या तो मेरी सरल सी बात, सीधी सी बात अभिव्यक्त हो जाए या फिर भाषा के प्रभाव से बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अर्थात वह सीधी सरल बात भाषा के प्रभाव में और उलझ गई। इस प्रभाव प्रयास में स्थिति खराब होती गई, भाषा और अधिक जटिल हो गई, मेरी बात अब उसके जाल में उलझ कर रह गई। इस तरह भाषा का चमत्कार दिखाने के चक्कर में सीधी बात और भी जटिल हो गई। तो कवि ने कहा है कि सीधी सरल बात जो मैं कहना चाहता था भाषा के प्रभाव में उलझ गई, और बाहर निकालने की कोशिश किया तो उलझती ही चली गई। विशेषज्ञ कवि ने बताया कि कथ्य को कहने के लिए शब्दों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, सरल भाव एवं सुंदर व्यक्ति के द्वारा व्यक्त करना चाहिए। काव्यांश में उल्टा पुल्टा, घुमाया फिराया आदि शब्द युग्मों का सार्थक प्रयोग हुआ है। तो कवि ने इसके माध्यम से बताया कि जो हमारा कथ्य होता है, जो कहने का भाव होता है, उसमें प्रभावशाली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शब्दों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, सरल भाषा को, सरल भावों को सरल भाषा में अभिव्यक्त कर देना चाहिए। दूसरा पद है कविता का, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बीनू की शाबाशी और वाह वाह। वाह शब्द होता है प्रशंसा सूचक होता है। प्रसंग है प्रस्तुत जो काव्यांश है ये कुंवर नारायण के द्वारा रचित काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं कि कविता बात सीधी थी पर से लिए गए हैं, और इसमें कवि ने उन कवियों के ऊपर व्यंग्य किया है कि जो वाहवाही पाने के चक्कर में भाषा के सीधे सरल रूप को छोड़ करके पांडित्य दिखाने में फंस जाते हैं। पांडित्य यानी अपनी बुद्धिमानी दिखाने में फंस जाते हैं, उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर इस पद में बताने की कोशिश की है। व्याख्या कवि कहता है कि भाषा के चक्कर में फंसी सीधी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की कोशिश करने पर वह और अधिक उलझ गई। जिस प्रकार पेच ठीक से न लगे तो उसे खोलकर बार बार कसने से उसकी चूड़ियां मर जाती हैं, उसी प्रकार बेवजह भाषा का पेंच कसने से बात सहज और स्पष्ट होने के स्थान पर और भी क्लिष्ट व अर्थहीन हो जाती है। क्लिष्ट यानी कठोर, कठिन हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है, उसका अर्थ मिट जाता है, उसका जो संदेश प्रेरणा होती है वो नष्ट हो जाता है। कवि कह रहे हैं कि इस तरह भाषा को सुलझाने के चक्कर में इसके उलझने को काव्य चमत्कार समझ लोग वाह वाह करने लगेंगे, जो कि मेरी उलझन को ज़्यादा बढ़ाने वाली बात है। साथ ही उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो तमाशा देखने वालों की तरह अर्थ समझे बिना अनर्थ पर भी अपनी वाहवाही की प्रतिक्रिया देने लगते हैं। तो कवि ने इस पद में बताया है कि भाषा के चक्कर में जो बात फंस गई थी उसको धैर्यपूर्वक सुलझाने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन भाषा के प्रभाव में और उलझती चली गई थी। लेखक ने बताया कि जिस प्रकार से हम पेज को कसते हैं और सही ठीक से पेच नहीं लग पाता है तो उसको बार बार हम खोलते हैं, कसते हैं, खोलते हैं, कसते हैं और उसकी चूड़ियाँ मर जाती हैं, उसी प्रकार से वह सीधी सरल बात भाषा के प्रभाव में पेच की तरह उलझती गई, और उसका जो कहने का भाव था, अर्थ था, जो प्रेरणा थी, संदेश था, वो और भी कठिन हो गया, क्लिष्ट हो गया,
अर्थात उसका जो अर्थ था वो नष्ट हो गया। कवि कहते हैं कि भाषा में उस सीधी सरल बात को सुलझाने के चक्कर में मैं कोशिश कर रहा था बाहर निकालने की, लेकिन लोग उसको काव्य चमत्कार समझ करके मेरी प्रशंसा करने लगे, वाह वाह करने लगे। इससे मेरी उलझन और ज्यादा बढ़ गई। तो कवि ने इस पद में उन लोगों पर व्यंग्य कसा है कि जो लोग किसी बात को समझे बिना ही तालियां बजाने लग जाते हैं, अर्थात किसी बात को बिना समझे हमें किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, वाह वाह नहीं करना चाहिए। विशेष कवि ने व्यंग्य करते हुए बताया कि भाषा की जटिलता लोगों की वाहवाही का कारण बनती है, जो कि सही नहीं है। उर्दू मिश्रित शब्दों का प्रयोग है। पेंच, कर्तव्य, बेतरह, तमाश बिनादी शब्द प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। कविता का तीसरा पद है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कठिन शब्दार्थ हैं, चूड़ी मर गई, पेंच कसने से चूड़ी नष्ट हो गई, मेरा प्रयास विफल हो गया। कसाव यानी कसावट, सहूलियत यानी सरलता या आसानी। प्रस्तुत पद्यांश कवि को नारायण द्वारा रचित काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं कि कविता बासीदी थी पर से लिया गया है, और कविता में भाषा की सहजता यानी सरलता की बात पर जोर इस पद में दिया गया है। व्याख्या कवि बताते हैं कि बात कहने के लिए उसे चमत्कारी स्वरूप देने के चक्कर में बनावटी भाषा का प्रयोग किया। आखिरकार परिणाम वही निकला जिसका कवि को डर था, संदेह था, शक था। जिस प्रकार पेंच के साथ जबरदस्ती करने से उसे ज्यादा घुमाने से चूड़ियां नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, उसी प्रकार भाषा पर अत्यधिक कसाव देने व प्रयोग करने से बात का प्रभाव व अर्थ दोनों खत्म हो गया। जिस प्रकार चूड़ी खत्म होने पर पेंच को उसी तरह ठोक दिया जाता है कि अब परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं, उसी प्रकार कवि ने भी भाषा को उसी बनावटीपन के साथ वहीं छोड़ दिया जो व्यर्थ, बिना प्रभाव के अस्तित्वहीन भाषा बनकर रह गई। तो कवि ने इस पद में बताया है कि सीधी सरल बात जिसको मैं कहना चाहता था, भाषा के चमत्कारी स्वरूप देने की मैंने कोशिश की, तो वह भाषा में उलझ गई। उसको बाहर निकालने की कोशिश किया तो और उलझती ही चली गई और उसका जो अर्थ था वो नष्ट हो गया। कवि ने लिखा है कि जिस परिणाम का रिजल्ट का मुझे परिणाम था वही हुआ। क्या हुआ कि जिस प्रकार से हम पेज को बार बार खोलते हैं, कसते हैं और उसकी चूड़ियां नष्ट हो जाती हैं और उसको हम उसी स्थान पर ठोक देते हैं और फिर उसमें किसी प्रकार की कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं होती है, उसी प्रकार से सीधी सरल बात जो भाषा के प्रभाव में उलझ गई थी, मैंने उसको उसी उलझी भाषा, उसी बनावटी भाषा में मैंने कह दिया, लेकिन उस सीधी सरल बात का जो भाव था, अर्थ था, जो संदेश था, जो प्रेरणा थी, वो व्यर्थ चला गया। अर्थात भाषा के प्रभाव के कारण, अस्तित्वहीन भाषा के कारण उस बात का जो अर्थ था उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अर्थात जो संदेश उस बात के माध्यम से मैं देना चाहता था वो नष्ट हो गया। विशेष कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग्य किया है कि कवियों को कविता में किसी भी आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आडंबरपूर्ण भाषा होती है दिखावटी भाषा। कील की तरह उपमा अलंकार है, जोर जबरदस्ती में अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्त छंद है, कोई भी छंद का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। चौथा पद है, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कसाव का अर्थ होता है कसावट, सहूलियत यानी होता है सरलता या आसानी से। ये पद्यांश कुंवर नारायण द्वारा रचित काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं कि कविता बात सीधी थी पर से लिया गया है। कविता में भाषा की सहजता व सरलता के प्रयोग पर बल दिया है कि कविता लिखी जाए तो भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, बनावटी भाषा
नहीं होनी चाहिए। ये कवियों को इन्होंने संदेश दिया है। व्याख्या कवि कहते हैं कि भाषा की चूड़ी यानी अर्थ मरने के पश्चात उसे उसी अवस्था में यानी कील ठोक दिया जाता है, तब उस भाषा में ऊपर से तो सब ठीक ठाक सुंदर प्रतीत होता है, लेकिन अंदर से भाषा की अर्थपूर्ण कसावट तथा ताकत दोनों खत्म हो जाती है। जो बात कवि भाषा के माध्यम से कहना चाहते थे वह बात कवि को परिश्रम से आए पसीने को पहुँचते देख एक शरारती बच्चे की तरह पहुँचती है कि तुमने भाषा को सरलता से, सहजता से उसके साथ व्यवहार करना नहीं सीखा। यहाँ पर कवि व्यंग्य कर रहे हैं कि जिन्होंने भी भाषा की अर्थवत्ता व सरलता सहजता को खोकर नष्ट करके बनावटीपन एवं कृत्रिमता का प्रयोग किया है, उसे अर्थ तो अनर्थ होता ही है, स्वयं भाषा भी उसे कभी खुश नहीं रहती है। तो कवि ने इस अंतिम पद में बताने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से पेंच सही न बैठने पर कसने पर हम उसको बार बार खोलते हैं, कसते हैं, चूड़ियाँ नष्ट हो जाती हैं, हम उसी स्थान पर उस कील को ठोक देते हैं। अब बाहर से तो कील ठीक ठाक दिखाई देती है, लेकिन उस पेच में वह कसावट नहीं होती है जो चूड़ियाँ कसने से होती है। तो मैंने अपनी बात को बनावटी भाषा में तो कह दिया, लेकिन जो उसका कहने का अर्थ था वो स्पष्ट नहीं हो सका। जब मैं परेशान होकर के उस बनावटी भाषा में अपनी बात को कह दिया, लिख दिया, तो भाषा बच्चे की तरह हंसते हुए मुझसे कहती है, क्योंकि उस समय मैं परेशान होकर के पसीना पहुँच रहा था, तो मुझसे कहती है, भाषा कहती है बच्चे की तरह हंसते हुए कि आपने भाषा को कभी सरल और सहजता से प्रयोग करना नहीं सीखा है। तो कवि ने इस पद में उन लोगों पर व्यंग्य किया है या संदेश दिया है कि भाषा का प्रयोग सही ढंग से, सरलता से, सहजता से करना चाहिए, बल्कि बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विशेष कवि ने व्यंग्य की दृष्टि से भाषा की सरलता, सहजता को बनाए रखने पर जोर दिया है, ताकि वह अर्थपूर्ण सरल व्यक्ति प्रदान करें। भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली युक्त, अलंकार का समुचित प्रयोग है और मुक्तक छंद की लयता से बद्ध कविता है। मुक्तक छंद में कविता है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा लय के साथ गाया जा सकता है। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न पढ़ते हैं। कविता के साथ जो प्रश्न है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है जो बिंब या मुहावरे हैं उनकी विशेषताएं, बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात की पेच खोलना, बात को सहज स्पष्ट करना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में नहीं आना, पेच को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट नहीं होना, और बात का बन जाना, काव्य और भाषा का सही सामंजस्य नहीं होना। कविता के आसपास के जो प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा कीजिए। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। आपसदारी का फर्स्ट क्वेश्चन है। दोनों कविताओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रश्न और सिक्स क्वेश्चन, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12 है, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन, 17, 18 और 19 क्वेश्चन। निबंधात्मक प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, रचनाकार का परिचय संबंधी प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थी, ये हमारे आरोबाग 2 का थर्ड चैप्टर था जिसका अध्ययन हमने किया, प्रश्नोत्तर भी हमने जाने हैं। धन्यवाद।